वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ, बहुत सारी विशेष स्टोरीज को लेकर नया सवेरा के इस बेहद विशेष अंक में मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना नैयर। धन्यवाद शहला। सुप्रभात आप सभी दर्शकों को। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, और जिन मुख्य खबरों पर आज हमारी नजर रहने वाली है वो है प्रधानमंत्री आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के बाद आज राज्यसभा में जवाब देंगे। साथ ही कई अहम विधायी कामकाज हैं जो दोनों सदनों में सूचीबद्ध हैं। इसके साथ ही बात होगी उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता बिल की भी, जो देश में पहला राज्य बन जाएगा अगर ये ड्राफ्ट पास हो जाता है आज। साथ ही खबरें होंगी देश दुनिया अंतर्राष्ट्रीय खबरों की भी बात होगी, साथ ही खेल की, कारोबार जगत की भी बात होगी। लेकिन शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का देंगे जवाब। मौजूदा बजट सत्र की कार्यवाही एक दिन बढ़ी। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा आज रहेगी जारी। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री धामी विधेयक को पारित करने का रखेंगे प्रस्ताव। ईडी की शिकायत पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज। शराब नीति घोटाले में समन को नजरअंदाज कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। आपसी सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। गाजा में संघर्ष विराम पर हमास के जवाब के बीच इजराइल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। कतर ने संघर्ष विराम पर हमास की प्रतिक्रिया को बताया सकारात्मक। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी मुश्किलें, कैपिटल हिल मामले में चलेगा मुकदमा। अदालत ने ट्रंप के कानूनी प्रतिरक्षा के दावे को किया खारिज। और भारत ने आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में बनाई जगह। रोमांचक मुकाबले में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 2 विकेट से दी मात। नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें और बात करते हैं संसद के बजट सत्र के छठे दिन की। जी हां, छठे दिन आज भी दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए जाएंगे। इसके साथ ही अहम पत्रावलियां भी सदन के पटल पर रखी जाएंगी। बात की जाए लोकसभा की तो आज जम्मू कश्मीर के अंतरिम बजट पर चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की अनुदान मांगों को चर्चा और पारित कराया जाएगा। बजट सत्र में आज छठे दिन राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा का जवाब देंगे। इसके अलावा उच्च सदन में अंतरिम केंद्रीय बजट पर चर्चा प्रस्तावित है। साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंतरिम बजट पर भी चर्चा प्रस्तावित है। संसद के मौजूदा बजट सत्र की कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अब संसद की कार्यवाही शनिवार 10 फरवरी तक चलेगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी है। उन्होंने बताया है कि संसद के वर्तमान बजट सत्र की कार्यवाही को एक दिन के लिए बढ़ाकर शनिवार तक कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो सरकार यूपीए और एनडीए सरकार के कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना को लेकर श्वेत पत्र संसद में पेश करने की योजना बना रही है। तो
तो संसद के बजट सत्र का आज छठा दिन है और कई अहम विधायी कामकाज जो हैं वो सूचीबद्ध हैं। हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे ताज़ा अपडेट, क्योंकि आज संसद के बजट सत्र का छठा दिन है और राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के बाद आज जवाब देंगे। साथ ही कल भी हमने देखा शैलेंद्र की कई महत्वपूर्ण जो बिल हैं वो लोकसभा में पास किए गए हैं, जिसमें पब्लिक एग्जामिनेशन बिल अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिल है। भावना, देखिए, आज हम जानते हैं कि दोनों सदनों में प्रश्नकाल में तमाम महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए जाने हैं और इसके साथ ही साथ राज्यसभा में जो सबसे महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा आज पूरी होगी और उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से लोकसभा में हमने देखा था कि अपने जवाब के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया था और किस तरह से विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है और विपक्ष पर तंज भी कसा था विपक्षी दलों पर। तो अब देखना होगा कि राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर जवाब देते हैं तब किन अहम बिंदुओं का जिक्र करते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, संसद के बजट सत्र को लेकर आपने बताया है कि एक दिन उसे बढ़ा दिया गया है। जब अंतरिम बजट आया था जी शैलेंद्र, आपकी आवाज इंटरप्ट हो रही है और क्लियर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कृपया अपनी बात पूरी करें। तो शैलेंद्र जिस तरीके से बता रहे थे कि संसद की कार्यवाही जो है वो एक दिन के लिए और बढ़ा दी गई है और अब जब 10 फरवरी तक जो है वो संसद की कार्यवाही चलेगी और साथ ही साथ ये बहुत महत्वपूर्ण है भावना 10 फरवरी तक, क्योंकि यूपीए के कार्यकाल की बात की जाए या फिर एनडीए के कार्यकाल की बात की जाए तो दोनों के कार्यकाल में किस तरह से अर्थव्यवस्था का क्या रुख रहा और अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हुई उसे लेकर भी श्वेत पत्र दिए जाने की संभावना है। और ऐसे में जो एक दिन बढ़ाया गया है इस पर भी बात करेंगे शैलेंद्र से। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आप तक हमारी आवाज आ रही है? तो शैलेंद्र जिस तरह से लगातार बता रहे हैं कि राज्यसभा में आज का दिन महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा जारी है उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में जवाब देंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद। और चर्चा के में जिस तरीके से शैला हमने देखा कि लोकसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जवाब दिया तो तमाम सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं, पिछले 5 साल का कार्यकाल देख लें या पिछले 10 सालों का कार्यकाल देख लें, तो अनेक उपलब्धियां हैं जिनका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और आज का जो उनका धन्यवाद प्रस्ताव पर जो जवाब होगा वो भी सुनने लायक होगा, क्योंकि कई महत्वपूर्ण बातें इस दौरान प्रधानमंत्री कहेंगे। और कल का दिन भी देखा जाए शैलेंद्र तो काफ़ी कुछ खास रहा सदन में कामकाज के लिहाज से। आज के दिन को भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री का धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री का जवाब हो, उसके अलावा भी काफ़ी कुछ कामकाज है जो महत्वपूर्ण है सदन के पटल पर। देखिए, कल हमने देखा कि महत्वपूर्ण विधायी कामकाज संसद के दोनों सदनों में भावना और सहला देखने को मिले। लोकसभा में कल जो परीक्षा लीक होती है उसको लेकर जो संगठित विरोध है उन पर रोकथाम को लेकर महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा के बाद पारित हुआ, जिसमें इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगेगा। और पहली बार ऐसा हुआ है कि सख्त प्रावधान किए गए हैं, 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना। और महत्वपूर्ण यह है कि इन परीक्षाओं में अगर कोई कोशिश करता है लीक कराने की या फिर अनुचित साधनों का प्रयोग करने की तो उसको सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन छात्रों और परीक्षार्थियों को एक तरह से परेशान नहीं किया जाएगा, उनको इस दायरे से बाहर रखा गया है, यानी जो संगठित गिरोह हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिल लोकसभा में पारित हुआ वो जम्मू कश्मीर में पंचायतों और नगर पालिकाओं में जो सदस्य होते हैं उनको ओबीसी आरक्षण से जुड़ा विधेयक है। वो ओबीसी आरक्षण उनको मिले, इसके लिए सुनिश्चित करने से जुड़ा विधेयक कल लोकसभा में पारित हुआ। इसके साथ ही साथ राज्यसभा में हमने देखा कि कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर विधायी कामकाज के लिहाज से देखें तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा है और आज भी हम देखेंगे कि जब अंतरिम बजट पर चर्चा होगी और जम्मू कश्मीर के अनुदान मांगे तो उसको चर्चा के बाद पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो उस लिहाज से देखें तो जमकर कामकाज
संसद के दोनों सदनों में देखने को मिल रहा है। और प्रश्नकाल में भी कल हमने देखा कि चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए गए। कल जरूर लोकसभा में जब तमिलनाडु को लेकर एक सवाल के राहत को लेकर जवाब में जब गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जवाब दे रहे थे, टी.आर. बालू ने ऐसा बयान दिया आपत्तिजनक केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को लेकर, उसको लेकर एक गतिरोध देखने को मिला। सत्ता पक्ष ने माफी की मांग की और हमने देखा कि तमाम सत्ता पक्ष के जो नेता है, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, अर्जुन मेघवाल, उन्होंने भी उसी आचरण को बहुत असंसदीय बताया और माफी की मांग की। उस पर काफी तकरार देखने को मिली। टी.आर. बालू ने सफाई दी कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन स्पष्ट तौर पर सुनाई दे रहा था कि उन्होंने आपत्तिजनक बातें लोकसभा में कही थी एल मुरुगन केंद्रीय मंत्री को लेकर। तो उसको लेकर एक तकरार देखने को मिली और सत्ता पक्ष ने कहा कि ये रवैया है डीएमके और जो इंडी गठबंधन है उनके सहयोगियों का, दिखाता है कि उनकी क्या सोच है दलितों के प्रति। तो इस तरह से हमने देखा कि एक तकरार भी कल देखने को मिली। लेकिन जहां तक कामकाज का सवाल है तो जमकर कामकाज लोकसभा और राज्यसभा में देखने को मिला है। शैलेंद्र, जिस तरह से एक दिन भी बढ़ाया गया है संसद के कामकाज का, ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जो अर्थव्यवस्था यूपीए के कार्यकाल में थी, जो अर्थव्यवस्था एनडीए के कार्यकाल में रही है, तुलनात्मक एक श्वेत पत्र जो है वो भी पेश किया जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से एनडीए के कार्यकाल में बढ़ी है वो सभी जानते हैं। जी, निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आप श्वेत पत्र लाने की बात सरकार ने कही थी, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने, और उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि सरकार श्वेत पत्र लाएगी। यूपीए सरकार के समय जो आर्थिक हालात थे तो तमाम ऐसे फैसले लिए गए जिससे जो आर्थिक चुनौतियां थी वो बढ़ी, तो उसको लेकर ने कहा जा रहा है कि श्वेत पत्र लाया जाएगा और निश्चित तौर पर उसमें एक सिलसिलेवार तरीके से उस वक्त के आर्थिक हालात का जिक्र किया जाएगा कि कैसे उस वक्त कुछ फैसले जो जरूरी थे नहीं लिए गए, या फिर जो फैसले लिए गए उसकी वजह से बहुत नुकसान झेलना पड़ा आर्थिक स्तर पर। अब देखना होगा कि जब व्हाइट पेपर लाया जाएगा तो किन महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर रेखांकित किया जाता है। हम जानते हैं कि जब भी किसी उपलब्धि का जिक्र होता है मोदी सरकार का, तब एक तुलना भी होती है कि चाहे वो घर बनाने की बात हो या सड़क बनाने की बात हो यूपीए के मुकाबले। लेकिन इस श्वेत पत्र में दरअसल जो चुनौतियां थी 2014 से पहले अर्थव्यवस्था को जिस हालत में छोड़ा गया था उसका खास तौर पर जिक्र हो सकता है कि कैसे मोदी सरकार ने उन गड्ढों को भरा है या उन चुनौतियों से पार पाते हुए आज तेज अर्थव्यवस्था की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत की एक नींव रखी गई है। ठीक बात शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नया सवेरा में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू नकली बिल। यूपीआई कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है। पनवेल? हाँ, निकलिए। सिर्फ बोला। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर्ड द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। Got it.
सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं। लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है नया सवेरा में और अब खबर है उत्तराखंड से जुड़ी हुई। जी हाँ, उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पर आज चर्चा आज भी जारी रहेगी। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री धामी विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे। इससे पहले कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 सदन में पेश किया। सदन में विधेयक के पेश होने के बाद प्रदेश भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई और मुख्यमंत्री सहित पूरी प्रदेश सरकार का आभार जताया। गौरतलब है कि समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। आपको बता दें कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद जहां बहुविवाह पर रोक लगेगी, वहीं कानून बनने के बाद सभी धर्मों की लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल तय हो जाएगी। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होगा। तो उत्तराखंड से ये बड़ी खबर है, जहां समान नागरिक संहिता विधेयक जो है वो पेश किया जा चुका है और आज प्रस्ताव रखा जाएगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। और देहरादून से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं अवधेश नौटियाल। अवधेश, सुप्रभात। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगी कि उत्तराखंड पर सभी की निगाहें इस समय टिकी हुई हैं, क्योंकि समान नागरिक संहिता अपने आप में एक महत्वपूर्ण विधेयक है और जब ये पेश किया जा चुका है तो अब जो वक्त है वो सिर्फ ये रह गया है इसके पारित होने का। जी बिल्कुल भावना, जैसे कि कल जो है 2 बजे बाद इस पर चर्चा हुई, लेकिन जो विपक्ष के विधायक है उनका कहना था कि समय बहुत कम है, क्योंकि 12 बजे प्रस्ताव आया और 2 घंटे में जो है हम इसको पढ़ने का समय बेहद कम है, क्योंकि 202 पेज एक तो ये हिंदी में है और 192 पेज इंग्लिश में है, 192। तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने जो विपक्ष के विधानसभा स्पीकर से मांग की थी कि थोड़ा इसको पढ़ने का समय दिया जाए, लेकिन कल भी जो है सत्ता पक्ष संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी बात रखी, नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी और जो कांग्रेस के कुछ विधायक थे, 1-2 विधायक जिन्होंने बात रखी, लेकिन इसके बावजूद भी आज इस पर जो है पुनः फिर चर्चा है। कल भी चर्चा जारी थी, कल बीजेपी के अधिकांश विधायक अपनी बात बोल चुके थे। आज कांग्रेस के विधायक जिन्होंने कहा था कि हमें थोड़ा और समय चाहिए इसके व्यापक अध्ययन के लिए, तो आज कांग्रेस के सभी विधायक अपने बात रखेंगे। लेकिन बात रखने से पहले कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि इस विधेयक को जो है प्रवर समिति को सौंपा जाए और प्रवर समिति जो है उसको 1 महीने का समय दिया जाए और 1 महीने में वह अध्ययन करे कि इसके जो कमजोर बिंदु हैं उन बिंदुओं को निराकरण करे। लेकिन चूंकि अभी तक जो कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं, जो विपक्ष के नेता है, कि अभी हमने विधेयक पढ़ा ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर ही खुद गतिरोध है। वहीं आज जिस तरह आज मुख्यमंत्री धामी ने ये पूरे मसौदे पर बोलना है, तो आज उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि आज इस पर मोहर लग जाएगी और ये राजभवन को भेज दिया जाएगा। जब इस पर चर्चा होगी तो ऐसे उम्मीद है कि दोपहर बाद जो है जो यूसीसी है उस पर जो सदन अपनी मोहर लगा देगा और उसके बाद ये राजभवन भेज दिया जाएगा। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि पुष्कर सिंह धामी सरकार जो है वो इतिहास बनाने से बस एक कदम दूर है और पूरे देश की नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि यूसीसी कानून बन जाएगा वहां पर तो तमाम नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे, कई कुप्रथाओं पर भी रोक लगेगी। जी बिल्कुल सहला, बिल्कुल आपने सही कहा कि उत्तराखंड देश का पहला वो राज्य बन जाएगा आजादी के बाद जिससे यूसीसी को जो लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। आजादी से पहले जो गोवा में ये कानून पहले से पुर्तगालियों ने लागू किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आजादी के बाद जब उत्तराखंड ये राज्य बनेगा तो जो अन्य राज्य है, अगर हम बात करें जो बीजेपी शासित राज्य हैं, उन राज्यों के लिए राह आसान हो जाएगी इस मसौदे को लेकर पढ़ना और आगे बढ़ना। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो खास तौर से कहा जा रहा है कि
एक धर्म विशेष इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित कुछ चीजें हैं, क्योंकि जब हमारी लगातार कल कई मुस्लिम नेताओं से बात हुई है, तमाम लोगों से बात हुई, तो कहीं ना कहीं वो इन चीजों को वो इन चीजों को अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि तमाम हर कोई जो लिव इन रिलेशनशिप के कानून थे, कहीं ना कहीं उस पर तमाम उस तरह के पचड़े थे जो सामने आ रहे थे, या जो संतान को लेकर कहा गया है कि जो जायज और नाजायज का जो फर्क है वो खत्म कर दिया गया है, जो गोद लेने की जो बात कही जा रही है उसको आसान कर दिया गया है, जो महिलाओं के अधिकार सुरक्षित रहते थे कि जैसे तलाक हो गया तो उसके बाद तमाम तरह की चीजें होती थी, उसको जो है खत्म कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो अनुच्छेद 44 था उसका जो है यहाँ पर जिस पर समान नागरिक संहिता की बात कहेगी तो उसको जो है विस्तार दिया गया है। तो जो धामी सरकार ने जिन बिंदुओं को छुआ है, कहीं ना कहीं समाज का हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म का वर्ग उन बिंदुओं से कहीं ना कहीं प्रभावित होता था। कहीं ना कहीं उसके आसपास के लोगों के बीच तो वो चीजें देखने को मिलती थी कि लड़कियों की उम्र, जब तक लड़कियां बालिग हो रही या पूरी तरह से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाई 18 साल की उम्र में, उनकी शादियां कर दी जाती थी, या बहुत सारी जगह 18 साल से कम है जो बाल विवाह, तो कहीं ना कहीं बाल विवाह तमाम चीजों पर रोक लगेगी। तो उत्तराखंड ने एक ऐसा मील का पत्थर साबित किया, उत्तराखंड से साबित होगा कि जो अन्य राज्यों में धीरे धीरे लागू होगा, एक नई दिशा की ओर देश बढ़ेगा, जिसकी परिकल्पना कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी या उससे पहले जो बीजेपी के नेता थे या तमाम जो कांग्रेस के विचारधारा के नेता भी थे, चाहे इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी परिकल्पना की थी कि देश में जो है ये कानून लागू होना चाहिए, लेकिन वो लागू नहीं कर पाए, और उत्तराखंड जो है पहला राज्य बनने जा रहा है आज जो इस कानून को लागू करेगा। बिल्कुल, कानून लागू करने के लिए दृढ़ जो प्रतिज्ञा होती है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, आपकी सोच भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और वो सोच कहीं ना कहीं सरकार की नजर आ रही है, क्योंकि चाहते तो बहुत लोग हैं कि कानून बन जाए, लेकिन वो उसे अमली जामा नहीं पहना पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट बैंक जाने का डर सता रहा होता है, या बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये कानून बन जाएगा तो एक समानता आएगी, तमाम धर्मों के लोगों को वो अधिकार मिल पाएंगे, महिलाओं को वो अधिकार मिल पाएंगे जिनकी वो हकदार हैं। फिलहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इनपुट साझा करने के लिए। नया सवेरा में आगे बढ़े, इससे पहले रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें होंगी दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई। आप लगातार जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। मैं आईटी प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था, सो एनपीएस के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे ऐप्स यूज करता हूँ, बस उतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा एनपीएस अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प विकसित भारत। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं नया सवेरा। नया सवेरा में आगे बढ़े और ये खबर है दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई। प्रवर्तन निदेशालय के बार बार भेजे जा रहे समन अनदेखा करने के खिलाफ ईडी आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से मामले पर जल्द सुनवाई की मांग कर सकती है। ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को 5 बार समन जारी किए हैं, लेकिन वो एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं, जिसके बाद शनिवार को जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया था। विकास सारथी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास सारथी, सुप्रभात। आखिरकार अरविंद केजरीवाल को पर शिकंजा अब कसता जा रहा है। देखिए, आप भ्रष्टाचार करेंगे तो उस पर सवाल तो उठेंगे ही, और अब बार बार समन के बावजूद पेश ना होने के बाद अब राउज एवेन्यू कोर्ट जाना पड़ रहा है ईडी को। जी शैला, इसमें जैसे अभी आप बता रहे थे कि जो ईडी है उसने कम से कम 5 बार मुख्यमंत्री केजरीवाल को समन किया, लेकिन 5 बार उन्होंने अलग अलग वजह गिनाते हुए, क्योंकि उन्होंने कई बार ये कहा कि मुख्यमंत्री होने के नाते उनके जो कार्यक्रम है वो पहले से ही
डिटरमिन्ड होते हैं, पहले से ही उन एक समय सारणी को उन्हें फॉलो करना होता है। अलग अलग दलीलें देकर के उन्होंने 5 बार इन समन्स पर वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद ईडी अभी शनिवार को ही ईडी ने इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है। ईडी का ये कहना है कि उसको चीफ मिनिस्टर के तौर पर अरविंद केजरीवाल की स्टेटमेंट लेनी है, खासतौर से जो एक्साइज पॉलिसी थी उसको लेकर के क्या निर्णय हुए थे बैठकों में, क्या मुख्यमंत्री का रुख रहा था इस विवादित नीति को लेकर के, जो शराब की पूरी नीति थी, तो इसको लेकर के वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहते हैं। लेकिन ईडी का ये कहना है कि बार बार केजरीवाल इन समन्स को अनदेखा कर रहे हैं। जाहिर है इसका असर जांच पर भी पड़ रहा है, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होता तब तक ईडी कुछ अंतिम निष्कर्ष नहीं पहुंच सकती, क्योंकि उसको जानना जरूरी है कि मुख्यमंत्री की इसमें क्या भूमिका थी, कैबिनेट से अनुमति ली गई थी, नहीं ली गई थी इस एक्साइज पॉलिसी को लेकर के। तो ये सारी चीजें तभी साफ हो पाएंगी जब अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे। विकास, साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अपने शिकंजे में कसते जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए शराब नीति घोटाला, उसके बाद खरीद फरोख्त, अब पानी के घोटाले में भी उनसे पूछताछ की गई है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पर अब गिरफ्तारी का जो साया है वो और जो है वो और मुख्य होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। देखिए, बिल्कुल यही कहना है ईडी का कि अगर उनके जो सवाल हैं जांच एजेंसी के, उनके जवाब जब तक नहीं मिलेंगे तब तक ये जांच अंतिम नतीजे पर कैसे पहुंचेगी, क्योंकि इसको लेकर के एक रुख ये भी रहा है जो अब तक ईडी जांच करती रही, उसमें कई बार ये भी कहा गया कि जो निर्णय लिए गए, खासतौर से इससे पहले भी एक बार जब ये पूरा मामला में पूछताछ की गई थी तो कई लोगों का ये कहना था कि जो पूरा फैसला था मनीष सिसोदिया का अपना था, कैबिनेट से उन्होंने कोई इसको लेकर के विचार विमर्श नहीं किया था और कैबिनेट ने इसको अनुमति दे दी थी। लेकिन ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर आने के लिए, केस डायरी में आने के लिए कि क्या वाकई में मनीष सिसोदिया ने अकेले इतने बड़े इस कथित घोटाले को अंजाम दिया और उसमें किसी अन्य नेता की, खासतौर से मुख्यमंत्री को कोई जानकारी नहीं थी, तो ये सारी चीजें केस डायरी में कैसे आएंगी, कैसे आएगा ये ईडी की जांच की रिपोर्ट में। विकास, सवालों के जवाब ना देने का मतलब है कि जानकारी तो उन्हें थी, कहीं ना कहीं उनका भी हाथ था, उन्हें ये डर लग रहा है कि हम सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी हो सकती है और इसीलिए छुप रहे हैं। बिल्कुल, राजनीतिक नजरिए से जो विपक्ष है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों ही अरविंद केजरीवाल पर इस बात को लेकर के निशाना साध रहे हैं। बार बार ये कह रहे हैं कि उनको जांच से डर कैसा है, उनको अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा लेनी चाहिए। लेकिन मैं ईडी के नजरिए से कहूं तो ईडी ये कहीं पर भी ईडी ने ये भी नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल आखिर इतने इस बात को लेकर के डर क्यों रहे हैं, क्योंकि ईडी ने कहा कि हम केवल उनसे स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। अभी ऐसी कोई बात नहीं है जिसको लेकर के क्या उनको गिरफ्तारी कब है, लेकिन जब ईडी खुद कह रहा है कि अभी उसको केवल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, फिर भी वो तो विकास कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया है जिसका अरविंद केजरीवाल को पालन करना चाहिए। इसी वजह से ईडी बार बार उन्हें समन भेज रही है और ये पूछताछ करने की मांग कर रही है, लेकिन बार बार अरविंद केजरीवाल जो है लगातार बचते नजर आ रहे हैं। विकास, इन महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर हसन महमूद भारत के दौरे पर हैं। हसन महमूद की भारत की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। डॉक्टर हसन महमूद आज राजधानी दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा सहयोग समेत तमाम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। अपने भारत प्रवास के दौरान बांग्लादेश के विदेश मंत्री कई और बैठकों में भी शामिल होंगे। वहीं गुआना के प्रधानमंत्री ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त मार्क फिलिप्स भारत की 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज राजधानी नई दिल्ली में मार्क फिलिप्स से मुलाकात करेंगे। इसके बाद गुआना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे। बाद में आज शाम को मार्क फिलिप्स का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स की यह यात्रा भारत और गुआना के बीच बहुआयामी संबंधों के साथ साथ दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। और नया सवेरा में आगे बढ़े, देश भर की कुछ और अन्य खबरों पर नजर डाल लेते हैं।
राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 का करेंगे उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नई दिल्ली दौरा आज। बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से आज करेंगे मुलाकात। राजस्थान में भारतीय वायुसेना द्वारा आगामी 17 फरवरी को होने वाले अभ्यास वायु शक्ति 2024 के लिए जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तैयारियां जारी। ओडिशा के जशीपुर में चेकिंग के दौरान 120 किलोग्राम गांजा जब्त किया है पुलिस ने और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात के जामनगर में 9 घंटे की मशक्कत के बाद बोरवेल से सुरक्षित निकला 2 साल का बच्चा। बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आइए नया सवेरा में आगे बढ़े, इससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का देंगे जवाब। मौजूदा बजट सत्र की कार्यवाही 1 दिन बढ़ी। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा आज रहेगी जारी। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री धामी विधेयक को पारित करने का रखेंगे प्रस्ताव। की शिकायत पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज। शराब नीति घोटाले में समन को नजरअंदाज कर रहे हैं केजरीवाल। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। आपसी सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। गाजा में संघर्ष विराम पर हमास के जवाब के बीच इजराइल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। कतर ने संघर्ष विराम पर हमास की प्रतिक्रिया को बताया सकारात्मक। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी मुश्किलें। कैपिटल हिल मामले में चलेगा मुकदमा। अदालत ने ट्रंप के कानूनी प्रतिरक्षा के दावे को किया खारिज। और भारत ने आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में बनाई जगह। रोमांचक मुकाबले में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 2 विकेट से दी मात। और सुर्खियों के बाद अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों का। तो अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए चलिए आपको लिए चलते हैं हमारे न्यूज रूम, जहां मौजूद है हमारी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, आज के अखबारों में प्रमुख खबरें क्या कुछ हैं? जी शैला, अखबारों की सुर्खियों की बात करें तो संसद के बजट सत्र की तमाम वो खबरें, महत्वपूर्ण खबरें आज अखबारों में हमें देखने को मिली है। दरअसल कल क्या कुछ खास रहा इस सत्र के दौरान, वो आज दैनिक जागरण अखबार ने अपने एक पूरे पेज पर बजट सत्र के दौरान तैयार किया है और बताया है कि गृह मंत्रालय की ओर से कल लोकसभा में एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री जवाब दे रहे थे और उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय की सूची में 17 संगठन गैर कानूनी है। इसके अलावा कल राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने एक महिला सांसद शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी की उस टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा कि महिला आरक्षण बस कागज पर यह धारणा न बनाई जाए। और इसके अलावा कल राज्यसभा में महंगाई पर चल रही चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब देते हुए बताया कि खुदरा महंगाई दर में आ रही कमी, किस तरह से कमी आ रही है, किस तरह से सरकार लगातार प्रयास कर रही है, यह बात उन्होंने कही। इसके अलावा जल प्रदूषण के छोटे मामले अब अपराध नहीं होंगे, अपराध की श्रेणी में
नहीं आएंगे। इससे संबंधित विधेयक राज्यसभा में कल ध्वनिमत से पारित हुआ। इस खबर को भी बताया गया। संसद सत्र एक दिन बढ़ेगा और श्वेत पत्र लाने की तैयारी में है सरकार, ये खबर भी आज दी गई है। इसके अलावा पेपर लीक कानून के दायरे से बाहर रहेंगे विद्यार्थी और अभ्यर्थी, ये भी लोकसभा में कल बिल पास हुआ। इस खबर को भी आज अखबार ने प्रमुखता के साथ लिया है। संसद के बजट सत्र के अलावा कल महत्वपूर्ण था उत्तराखंड का विधानसभा सत्र, और आपको बता दें कि उत्तराखंड में सहजीवन का पंजीकरण होगा अनिवार्य। प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक जो कल पेश हुआ है, उसके क्या कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है वो आज सभी अखबारों ने अपने पहले पेज पर लिया है, और किस तरह से ये लोगों के जनजीवन को और ज्यादा आसान बनाएगा, सुलभ बनाएगा, और इससे क्या कुछ लाभ और फायदे मिलेंगे, इन तमाम बिंदुओं को कवर करते हुए आज अखबारों ने विशेष तौर पर पेज तैयार किया है और खबरों को लिया है। अगली खबर की बात करें तो अब भारत आटा के बाद भारत चावल की बिक्री शुरू होगी, जो कि 29 रुपए प्रति किलो के माध्यम से मिलेगी। तो ये खबर भी आज सभी अखबारों में देखने को मिली है। अगली खबर रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई। दरअसल भारत तैयार कर रहा है खास तरह के 12 जासूसी विमान। चीन और पाकिस्तान की हर नापाक हरकत पर इसके माध्यम से नजर रखी जाएगी। हरी भूमि अखबार ने अपने देश विदेश पेज पर इस खबर को लिया है। और चलते चलते बात कर लेते हैं स्वास्थ्य और सेहत से जुड़ी हुई, जो कि हिंदुस्तान अखबार में हमें देखने को मिली है। दरअसल शरीर में फैले जाने के बाद कैंसर के 50% रोगियों की पहचान होती है, यानी कि कैंसर जब अपनी एक्सट्रीम स्टेज में पहुंच जाता है तब लोगों को पता चलता है। तो आज तमाम आंकड़ों के माध्यम से इस खबर को बताया गया है। तो ये चेतावनी के साथ साथ किस तरह से आप जागरूक रह सकते हैं, और किस तरह से अगर आपको कोई छोटी सी भी किसी भी तरह की बीमारी या संभावना नजर आती है शरीर में, तो आप तुरंत इसका उपचार लें, इलाज करवाएं। आपको बता दें कि मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों को कैंसर जैसी बीमारी से बचाया जा सके, किस तरह से रोकथाम की जाए। और आपको बता दें कि सर्वाइकल कैंसर के लिए भी 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को टीका देने की बात सरकार ने की है, और सरकार इस तरह की पहल लगातार कर रही है। तो ये है जागरूकता लोगों में भी आनी चाहिए कि किस तरह से आप बीमारियों से बच सकते हैं। अगर छोटा सा थोड़ा सा भी आपको सिम्टम किसी तरह का नजर आता है तो आप तुरंत में उपचार लें। तो आज के अखबारों में ये महत्वपूर्ण और खास खबरें हमें देखने को मिली। तो संध्या, अखबारों की इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख खबरों को इतने कम समय में समेटने के लिए आपका धन्यवाद। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का ये सफर जारी है। देखते रहिए नया सवेरा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। 22 जनवरी को अयोध्या धाम में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन इससे पहले ही उद्योग और कारोबार जगत ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में अयोध्या के रूप में अपने निवेश के लिए नई जगह ली और सरयू किनारे बसा ये शहर गुलजार हो गया। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर की कंपनियां अयोध्या पहुंचने लगी। रियल एस्टेट डेवलपर्स और होटल मालिकों से लेकर एयरलाइंस तक देश के प्रमुख कारोबारी घरानों ने मंदिरों के इस शहर का रुख कर लिया, जो कुछ साल पहले तक इन कंपनियों की प्राथमिकता में शामिल नहीं था। होटल बिजनेस में खास तेजी देखी जा रही है। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड और डाइवर्सिफाइड ग्रुप आईटीसी लिमिटेड अयोध्या में इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। वहीं देश की सबसे बड़ी होटल चेन ऑपरेशन ओयो अयोध्या में बड़े पैमाने पर होटलों और घरों को जोड़ने की योजना का काम कर रहा है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बड़े पैमाने पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की घोषणा भी की गई है। अयोध्या मास्टर प्लान 2021 के तहत शहर के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के लिए 85,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाना है। सरकार ने नया एयरपोर्ट शुरू कर दिया है।
साथ ही रेलवे जंक्शन का भी पुनर्निर्माण कराया गया है। इस बीच इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने प्रमुख शहरों को अयोध्या से जोड़ने वाली कई उड़ानें शुरू की हैं। जमीनी स्तर पर रेलवे भी अयोध्या को प्रमुख शहरों से जोड़ने वाली लगभग 15 नई ट्रेनें शुरू करने की योजना बना रहा है। रियल एस्टेट डेवलपर्स भी शहर में प्राइम लोकेशन वाली जमीनों की तलाश में उमड़ पड़े हैं। अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों और कारोबारियों की बढ़ती रुचि से ऐसा लग रहा है जैसे सभी सड़कें अब अयोध्या की तरफ ही जा रही हैं। भारत के पास अगले 10 वर्षों में नवाचार और उद्यमिता में वैश्विक केंद्र बनने का निर्णायक मौका है और इसका लाभ उठाने के लिए भारत बहुत बेहतर स्थिति में है, क्योंकि भारत के पास 300 मिलियन से अधिक की मध्यम आय वाली आबादी के साथ ही विविध और महत्वाकांक्षी प्रतिभा भी मौजूद है, जिसके लिए नीतियों में सुधार के साथ शिक्षा, बुनियादी ढांचा और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में निवेश न सिर्फ जरूरी है बल्कि रचनात्मकता और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में भी बेहद अहम कदम है, जिसे लेकर मौजूदा सरकार बेहद गंभीरता से काम कर रही है। और यही वजह है कि परिवर्तनकारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है। भारत ने तकनीकी नवाचार का विशिष्ट मॉडल पेश किया है, जो अगली पीढ़ी के नवाचार ढांचे के रूप में काम कर सकता है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इंक्यूबेटर, एक्सेलरेटर और को वर्किंग स्पेस विकसित करने में भी अच्छा खासा निवेश किया है। अटल इनोवेशन मिशन इस प्रयास में सबसे आगे रहा है। इसके अलावा नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, नौकरशाही प्रक्रियाओं को कम करना और नवाचार करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भी कई एक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। नया सवेरा में आगे बढ़े, दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम की चर्चा के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल पहुंचे। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने दोहा में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा कि उन्हें बंधकों के संबंध में समझौते की सामान्य रूपरेखा के संबंध में हमास से जवाब मिला है। इजराइल के मुख्य सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा है कि गाजा में रखे गए शेष बंधकों में से 31 को मृत घोषित कर दिया गया है। इजराइल ने पहले कहा था कि गाजा में 136 बंधकों को अभी भी रखा जा रहा है। चुनाव से पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कैपिटल हिल मामले में लगा झटका। संघीय अपीलीय अदालत ने ट्रंप के कानूनी प्रतिरक्षा के दावे को खारिज किया है। चिली के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा की एक विमान दुर्घटना में हो गई है मौत। राष्ट्रपति गैब्रिएल बोरिक ने 3 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। इंडोनेशिया में 14 फरवरी को राष्ट्रपति और विधायी चुनाव होने वाले हैं। ओपिनियन सर्वे में 20 अंकों की बढ़त के साथ इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्रोबोवो सुबियांतो सबसे आगे दिख रहे हैं। कनाडा के नोवा में भारी बर्फबारी के कारण सड़कों पर बर्फ की चादर, स्थानीय आपातकाल की स्थिति जारी, स्कूल और व्यवसाय बंद, बर्फ को हटाने का काम जारी। अंतर्राष्ट्रीय जगत के बाद अब बात कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए एक स्थायी कैडर बनाने की वकालत की। केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने जानकारी देते हुए कहा है कि लगभग 156 गीगावाट क्षमता की बिजली उत्पादन की दिशा में काम जारी है, जिसमें 103 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, 26 गीगावाट ताप विद्युत, 18 गीगावाट पनबिजली और 8 गीगावाट परमाणु ऊर्जा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 913 के लाडत साली खंड के निर्माण के लिए 2248.94 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और कोर निवेश कंपनियों के लिए तरलता जोखिम
प्रबंधन ढांचे पर निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के मामले में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर 8.8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। भारत ने कतर से 20 साल के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस के आयात को लेकर अब तक का सबसे बड़ा 78 अरब डॉलर का समझौता किया। और अब खबरें खेल जगत से स्पोर्ट्स रैप में। भारत ने अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में स्थान बना लिया है। रोमांचक सेमीफाइनल में भारत ने मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 2 विकेट से हराने में सफलता पाई। जिम्बाब्वे टी20 विश्व कप के बाद भारत के साथ 5 मैच की टी20 सीरीज की मेजबानी करेगा। सीरीज की शुरुआत 6 जुलाई से होगी और यह 14 जुलाई तक चलेगी। श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम की कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने कहा है कि विमेंस प्रीमियर लीग में उनकी अनदेखी उन्हें बहुत और बेहतर करने की ऊर्जा देती है। गौरतलब है कि 2023 में अच्छा सीजन खेलने के बावजूद उनकी अनदेखी की गई। जॉर्डन की फुटबॉल टीम दक्षिण कोरिया को हराकर एशियन कप के फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ 2-0 की जीत दर्ज की। एफए कप के चौथे दौर के रिप्ले के मैच में साउथहैम्पटन के वॉटफोर्ड की टीम को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ टीम लिवरपूल के साथ एनफील्ड में भिड़ेगी। द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में आज से टेनिस खिलाड़ी और पूर्व विश्व नंबर 1 सिमोना हालेप पर लगे 4 साल के प्रतिबंध की सुनवाई शुरू करेगी। और अब खबरें सिने जगत से फटाफट अंदाज में। लंबे समय तक सिल्वर स्क्रीन से गायब रहने के बाद एक बार फिर आमिर खान बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। हाल ही में आमिर ने एक बयान में कहा कि उन्होंने 1 फरवरी से अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग शुरू की है। रणवीर कपूर स्टारर फिल्म रामायण की चर्चा काफी तेज हो चुकी है। रिपोर्ट्स की माने तो नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में जानवी कपूर सीता के किरदार में नजर आ सकती हैं। अदा शर्मा स्टारर फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी का टीजर जारी हो गया है। फिल्म में अदा आईपीएस नीरजा माथुर के किरदार में नजर आएंगी। सलमान खान अपनी आगामी फिल्म द बुल की तैयारियों में जुट गए हैं। हाल ही में सलमान ने इस फिल्म के तैयारियों से संबंधित एक पोस्ट भी शेयर किया। इस पोस्ट में सलमान जबरदस्त फिट दिखाई दे रहे हैं। फिल्म रंगस्थलम के बाद अभिनेता रामचरण और अभिनेत्री सामंथा की जोड़ी एक बार फिर से नजर आ सकती है। रिपोर्ट की माने तो दोनों निर्देशक बुच्ची बाबू सरा की फिल्म में नजर आ सकते हैं। और अब बात करेंगे एक खूबसूरत पहल की। शिक्षकों का हमारे जीवन को आकार देने में विशेष योगदान होता है। वो जीवन जीने की दिशा तय करते हैं। आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसे ही शिक्षक से जो अपनी अलग सोच और अद्भुत कौशल के चलते वैश्विक पटल पर विशेष पहचान रखते हैं। वह आर्थिक रूप से पिछड़े समाज के उन सभी छात्रों को पढ़ा रहे हैं जो वंचित हैं। पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले के तिलका मांझी आंगनबाड़ी में आदिवासी परगना के प्राथमिक शिक्षक दीप नारायण नायक एक ऐसे शिक्षक हैं जो अपनी सोच और अद्भुत कौशल के चलते वैश्विक पटल पर विशेष पहचान रखते हैं। वो आर्थिक रूप से पिछड़े समाज के उन सभी छात्रों को पढ़ा रहे हैं जो वंचित हैं। खासकर कोविड काल में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा। उन्हें उस समय ये एहसास हो गया था कि अगर बच्चों की पढ़ाई एक बार रुक गई तो इसे दोबारा शुरू करना मुश्किल है और इसीलिए उन्होंने शुरू किया रास्टर मास्टर। बिना किसी औपचारिक शिक्षा और शिक्षण सामग्री के सड़कें और पेड़ बन गए हैं क्लासरूम और घर की पुती दीवार ब्लैक बोर्ड में तब्दील हो गई है। हमें कभी औपचारिक शिक्षा नहीं मिलती। हम सभी दिहाड़ी मजदूर हैं
और कुछ हस्तशिल्प वस्तुएं भी बनाते थे, लेकिन कभी भी अक्षर ज्ञान सीखने का अवसर नहीं मिला। अब ये अवसर मिला है तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम डोर स्टेप्स एजुकेशन को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह स्कूल घर की दहलीज तक पहुंचता है। स्कूल में छात्र और छात्राएं आएं। हम तीसरी पीढ़ी की शिक्षा शुरू करने का भी प्रयास कर रहे हैं। 3G लर्निंग मॉडल दादा दादी, पिता माता और अन्य सदस्यों के साथ चलता है, क्योंकि विद्यार्थियों के माता पिता को विद्यालय जाने का समय नहीं मिलता। उस दृष्टि से मेरा स्कूल रात को 7 बजे भी और आइए अब बात करते हैं सेहत की। अगर आपको सांस लेने में परेशानी होती है, रात को सोते हुए खांसी से नींद खुल जाती है और छाती में जकड़न महसूस होती है, तो ये दमा रोग हो सकता है। दमा रोग में कौन से संवेदी तत्व आपके लिए समस्या बन सकते हैं और दमा के रोगी को क्या कुछ सावधानी रखनी चाहिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दमा फेफड़ों की बीमारी है जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। दमा होने पर किसी विशेष संवेदी तत्व के संपर्क में आने से व्यक्ति की श्वास नलियों में सूजन आ जाती है, जिस कारण से श्वसन मार्ग सिकुड़ जाता है। श्वसन नली की सिकुड़न की वजह से रोगी को सांस लेने में परेशानी, सांस लेते समय आवाज, सीने में जकड़न और खांसी जैसे लक्षण हो सकते हैं। अस्थमा एक प्रवृत्ति है या टेंडेंसी है। जब भी कभी कोई विपरीत वातावरण होता है, विपरीत अवस्था होती है, तब मरीज को खांसी होती है, छाती में तनाव होता है, सांस में तकलीफ होती है, छाती से वीजिंग यानी विस्लिंग की आवाज़ आती है, तब इसको दमा कहा जाता है। इस बीमारी का इलाज आजकल दवाइयों यानी गोलियों या इंजेक्शन के ज़रिए नहीं होता। अस्थमा के मरीजों को इन्हेलर के ज़रिए दवाई दी जाती है। हर व्यक्ति के लिए ट्रिगर अलग हो सकते हैं, यानी उसे किसी अलग तत्व के कारण दमे का दौरा पड़ सकता है। इसमें कई तत्व शामिल हैं। प्रदूषण, कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं, सर्दी, फ्लू, धूम्रपान, मौसम में बदलाव के कारण, कुछ ऐसे एलर्जी करने वाले भोजन, कुछ दवाएं, शराब का सेवन, कई बार भावनात्मक तनाव भी दौरे का कारण बन सकता है। दमे को जड़ से खत्म करना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों को नियंत्रित कर लंबे समय तक व्यक्ति को आराम दिया जा सकता है। दवाओं को सही समय पर लेना आवश्यक है। साथ ही व्यक्ति के लिए जरूरी होता है कि वो ट्रिगर से बचे। अस्थमा में प्रिवेंशन यानी बचाव का बहुत रोल होता है। तो अस्थमा को समझना चाहिए, उसका बीमारी का पता करना चाहिए और उसके बाद उसका विधिवत इलाज करना चाहिए इन्हेलर्स के ज़रिए। अस्थमा बच्चों में ज़्यादा होता है, लेकिन अगर इसका प्रॉपर इलाज किया जाए तो इनकी बच्चों की ग्रोथ पे, इनके स्कूलिंग पे, इनकी पढ़ाई पर बिल्कुल असर नहीं होता है और 13 साल तक आते आते 50% बच्चों की ये टेंडेंसी ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल वो नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। दमे के लक्षणों के विषय में जानकारी होना आवश्यक है। ऐसे लक्षण होने पर डॉक्टर के पास जाकर तुरंत दिखाना चाहिए। सही इलाज से दमा रोगी के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए आवश्यक है कि दमा रोगी अपना सही इलाज करवाए, जिससे इसके लक्षणों को नियंत्रित रखा जा सके और दमा रोगी एक बेहतर जीवन जी सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। मौसम विभाग ने आज और कल दिल्ली एनसीआर में सर्द हवाओं के असर से ठिठुरन भरी ठंड बने रहने का पूर्वानुमान जारी किया है।
मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की तलहटी वाले इलाकों में आज और कल शीतलहर की संभावना है। वहीं बिहार, तटीय उड़ीसा के क्षेत्र और उत्तरी मध्य प्रदेश के एरिया में घना कोहरा रह सकता है। असम और नागालैंड के क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिण छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश के स्थानों में 9 फरवरी को हल्की बारिश हो सकती है। और अब देखते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। कला किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। ये बात एक बार फिर से साबित हो गई। जर्मनी में एक कलाकार ने कुछ इस तरह से क्रिएटिविटी दिखाई कि लोग हैरत में पड़ गए। जी हाँ, पियानिस्ट एलेन रोच ने क्रेन की मदद से हवा में पियानो बजाया है। आप भी लीजिए इसका आनंद। मुझे, शैला और हमारी नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के